हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। जी, आप सभी फटाफट आ जाए ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। आ, हम आज के सेशन में बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है। मतलब ये कि नैनो सामग्री की जब बात करें, जो नैनो मटेरियल होंगे उनको किन किन विधि के द्वारा बना सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, और एप्लीकेशन की बात करें कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को किन किन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल के फील्ड में, जैसे हम एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे हम इंडस्ट्री के फील्ड में। तो चलिए बिना किसी देर के आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। आप सभी आ चुके हैं, बिल्कुल। रचना, पिंकी, अक्षय, सभी को गुड आफ्टरनून। आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। तो नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती क्या है। ओके। और जो नैनो स्केल कहते हैं वो कितनी होती है। तो देखो, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली अभी तक हम बात साइंस के बारे में कर रहे थे, तो ये भी एक प्रकार की साइंस ही है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी है, जो नैनो स्केल पर संचालित होती है, जो लगभग 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की होती है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना, क्या है, conducted at the nanoscale, which is about 1 to 100 nanometer. क्लियर है? जय श्री श्याम, जय श्री राम। ठीक है। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी अत्यंत छोटी चीजों का अध्ययन और अनुप्रयोग है। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग। मतलब आप ये कह सकते हो, नैनो का मतलब होता क्या है, छोटा, सूक्ष्म होता है। तो ये जो नैनो साइंस है और जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल छोटे चीजों पर आधारित होता है। बिल्कुल छोटे का मतलब जिन्हें आप अपनी आंखों से देख तक नहीं पाते। ठीक है। और अगर हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो साइंस की अगर बोलोगे तो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, साइंस की जितनी भी फील्ड आप जानते हो, जैसे केमिस्ट्री, जैसे बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स, जैसे मटेरियल साइंस और जैसे इंजीनियरिंग, इन सभी में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि साइंस के जितने भी आप टॉपिक को जानते हो उन सभी में हम इस नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। सर, पिछली क्लास मिस हो गई तो कोई बात नहीं, अगर पिछली क्लास मिस हो गई तो आप उसको जाके पुनः देख लें। आज भी वॉइस स्लो आ रही है, पता नहीं आप लोग को वॉइस क्यों। मैंने भी देखा पिछली क्लासेस, ठीक है, उसमें तो अब मेरी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी। आप एक बार जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हो, चाहे फोन में देख रहे हो, चाहे लैपटॉप में देख रहे हो इस वीडियो को, तो एक बार अपना फोन में, आप में से कोई और बताएगा कि कितने लोगों को मेरी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। गुड इवनिंग। चले गाइस, अगर हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जब सामग्री को, यानी कि जितने भी मटेरियल है, को उनके परमाणु और आणविक स्तरों पर संशोधित किया जाता है, तब कुछ असामान्य और उपयोगी गुण उत्पन्न प्राप्त होते हैं। क्लियर है? मीन्स क्या कि जब भी किसी मटेरियल की जब हम बात करें, किसी भी मटेरियल की बात कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, जब उसके हम एटॉमिक यानी कि परमाणु और उसके अणु मॉलिक्यूल्स की जब हम बात कर रहे हैं, अगर उस लेवल तक हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें हम कुछ चीजें संशोधित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कुछ असमान, मतलब आप बोल सकते हैं अनयूजुअल जो है वो यूजफुल, असामान्य और यूजफुल मतलब उपयोगी जो है कुछ कैरेक्टर हमें प्राप्त प्राप्त होते हैं। और उन्हीं का उपयोग हम क्या कर लेते हैं, उन्हीं का उपयोग हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें परमाणु और अणुओं के बाद का जो आकार होता है वो नैनोमीटर में होता है। आप कह सकते हो कि सर सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके बाद छोटी जो चीज होगी वो हम बोल सकते हैं कि नैनोमीटर में होती है। और ये जो तकनीक होती है जिसके जरिए हम उस पार्टिकल को बनाएंगे तो उसे हम नैनो तकनीकी कह सकते हैं। और जो भी मटेरियल उसमें यूज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नैनो सामग्री कहेंगे। यानी कि आपका देखें जो भी रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, नैनो मटेरियल कहलाएगा।
ओके सर, कभी कभी कुछ टच हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कभी कभी, ठीक है। एनीवे वॉइस, सर वॉइस नहीं क्लियर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बताएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये रोज का ही हो रहा है ये तो माइक वाला माइक वाली प्रॉब्लम। अगर माइक के ऊपर थोड़ा कुछ, चलो ठीक है, मैं माइक को थोड़ा सा, सर आपकी आवाज के साथ कुछ अलग आवाज भी आ रही है, पता नहीं ये क्यों आ रही है, शायद लाइट नहीं है इसकी वजह से भी हो सकता है। चलो अभी देखो, ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, अब सही है, ठीक है। और नैनो, जब ये तो चलो हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन ये नैनो स्केल क्या होती है, मतलब कितनी छोटी हो सकती है। तो अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 मीटर का 1 अरबुआ भाग होता है। क्लियर है, खुशी जैन सा साउंड क्लियर है, ओके, जो नीचे मुकर, ठीक है, चलो कोई ना, बाकी लोग को अब सही आ रहा है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो क्या होता है, 1 मीटर का 1 अरबुआ भाग होता है। और अगर हम बात करें एक डीएनए के सैंपल के बारे में, किसी भी डीएनए के सैंपल को लेंगे, तो वो अप्रॉक्स कितना नैनोमीटर होता है, वो अप्रॉक्स 2 नैनोमीटर होता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन हेयर के बारे में, सिंगल हेयर की बात करें, तो वो कितना होता है, 1 × 10⁵ स्केल। तो ये स्केल बोल सकते हो कि हर चीज जो है अब अलग अलग स्केल पे होती है नैनोमीटर की, हम हर चीज तो नहीं बता सकते, हम हर चीज को तो नहीं कर सकते, बट ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई, डीएनए जो है वो कितने नैनोमीटर का होता है, बाल कितने नैनोमीटर का होता है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा, ओके ठीक है, अब बताएं। शुभ, क्या बात है, आप में से कुछ लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, मतलब क्लियर सुनाई दे रही है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब हिस्ट्री की बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो भाई नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहली जो अवधारणा है, जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका, जो कोई नैनोमीटर का, नैनो स्केल का या नैनो टेक्नोलॉजी का, तो वो 1959 में जो भौतिक के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे जिनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड पी फिनमैन द्वारा जो है नैनो टेक्नोलॉजी की जो है अवधारणा सबसे पहली प्रस्तुत की गई थी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो श्रेय बोल सकते हो आप किसे श्रेय जाता है, आप डॉक्टर रिचर्ड पी फेमन के द्वारा जो है उनको दिया जाता है, ठीक है, ओके। चलो गाइस, दूसरा क्या है कि 1981 में जो स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, और 1985 में फुलरिंग C60 की खोज से नैनो तकनीक का उदय हुआ था। क्लियर है। और अगर हम बात करें जो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द है, उसको 1974 में नोरियो तानागुची द्वारा जो है वो दिया गया था। तो ये जो है आपके पेपर में मैंने देखा है, क्या है, जी सर आवाज क्लियर है। तो ये जो नैनो प्रौद्योगिकी शब्द की जो हम बात करें, 1974 में नोरियो तानागुची द्वारा गढ़ा गया था। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी जो आपका जाके जो कॉन्सेप्ट आया था, वो किसके द्वारा आया था, डॉक्टर रिचर्ड पी फेनमैन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये दो नाम जो है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। एक है डॉक्टर रिचर्ड और दूसरा है डॉक्टर नोरियो तानागुची। ये दोनों जो है ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, कितने प्रकार के नैनो टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 2 प्रकार के नैनो, आप टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बोल लो, या आप बोल सकते हो कि किसी भी मटेरियल को बनाने में या किसी भी नैनो पदार्थ को बनाने में हम किन किन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं बॉटम अप और टॉप डाउन। इज इट क्लियर। नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो कितने में, दो, एक होगा बॉटम अप और एक होगा कौन सा, टॉप डाउन। तो देखो क्या है ये बॉटम अप और टॉप डाउन। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये फिगर में आपको 2 चीजें दिख रही हैं, ठीक है। एक लिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा पार्ट, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉप डाउन क्या होता है, ठीक है। टॉप टॉप डाउन क्या होता है, फिर बॉटम अप क्या होता है। टॉप डाउन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक बल्क, मतलब एक बहुत बड़े पदार्थ को हम उसे तोड़ करके पाउडर के रूप में
परिवर्तित करते हैं, फिर पाउडर से हम क्या करते हैं, आपका जाके नैनो स्केल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि टॉप डाउन जो तकनीकी है उसमें हम बड़े बड़े पदार्थों को तोड़ करके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर पहुंचा करके हम नैनो पार्टिकल को हासिल करते हैं, नैनो पदार्थ को हासिल करते हैं। और दूसरा जो है वो है बॉटम अप। इसमें क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट हमारे पास है उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उन एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके हम बड़ा बनाते हैं, और जोड़ करके जो होगा नैनो स्ट्रक्चर का रूप हम देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो टॉप डाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉप डाउन तकनीकी जो है वो मतलब देखा जाए तो अधिक कारीगर है, अधिक कारीगर भी है, और उसमें ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि बड़े चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चीजों को तोड़ करके हम क्या बनाएंगे, नैनो स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो बॉटम अप की बात करें, ये थोड़ी खर्चीली है। और यहाँ पे क्योंकि चीजें जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई भी चीज को जोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात क्या कि जो बॉटम अप होता है, बॉटम अप के अंदर में जो है जो भी हम नैनो पार्टिकल बनाते हैं तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होता है, एटॉमिक परमाणु मतलब स्तरीय होता है। तो वो आपस में भी कई बार जुड़ जाते हैं, और आपस में कई बार जुड़ने के बाद खुद की संरचना बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बॉटम अप तकनीकी है वो थोड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि क्या पता, क्योंकि परमाणु में जो जुड़ने की जो परमाणु और अणु होते हैं उसमें जो आपस में जुड़ने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो अधिक होती है। क्लियर है? एक बार हम उसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि सर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखो, बॉटम अप की बात करें तो बॉटम अप में जो होगा विभिन्न सामग्रियों और उपकरणों का निर्माण स्वयं के आणविक घटकों से किया जाता है। वे अपनी ही नस्ल के अणुओं को पहचान कर खुद को रासायनिक रूप में इकट्ठा करते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिवाइस आर बिल्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ देयर ओन। मतलब कि जो भी बॉटम अप होगा इसमें क्या होगा कि जो भी हम सामग्री का निर्माण करेंगे, जो भी हम मटेरियल का निर्माण करेंगे या उपकरण का निर्माण करेंगे, वो उसके खुद के अणुओं के द्वारा होगा, उसके खुद के मॉलिक्यूलर के द्वारा होगा। और ये क्या होता है, खुद ही अपने आप को पहचान कर जुड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉटम अप तकनीक की बात करें तो चलो इसमें बहुत ही उसकी आवश्यकता है, लर्निंग की आवश्यकता है, इसमें बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसमें जो भी गैजेट का यूज करेंगे, जो भी हम उपकरण का यूज करेंगे वो काफी एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जांपल की बात करें कौन कौन सा है, तो कौन सा है वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, और दूसरा नैनो लिथोग्राफी। ठीक है, वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग समझ में आ रहा होगा, डीएनए वाला पोर्शन। और ये जो नैनो लिथोग्राफी होता है, तो आपने से पूछना चाहूंगा कि लिथोग्राफी क्या होता है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, क्लियर है? और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये टॉपिक में, आज के टॉपिक में जिस प्रकार से पिछले टॉपिक में रोबोटिक्स के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी दी थी, उसी तरीके से आज का ये टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, उसको पूरी तरीके से आपको मैं जानकारी दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से। तो दूसरा हम बात कर लेते हैं टॉप डाउन तकनीक के बारे में कि आखिर ये टॉप डाउन तकनीकी क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टॉप डाउन में जो है नैनो वस्तुओं का जो निर्माण है, ठीक है, बड़ी वस्तुओं द्वारा बिना परमाणु प्रतिक्रियाओं के किया जाता है। मतलब कि इसमें जो है टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो इसमें जो नैनो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जो भी मटेरियल बना रहे हैं, वो बड़े पदार्थों को क्या करके, बड़े पदार्थों को तोड़ के बनाया जा सकता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन अगर बात करें बॉटम अप में, तो हम जो बना रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन की भी संभावना होती है। तो देखा जाए दोनों टॉप डाउन और बॉटम में, हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, बट आपको कौन सी तकनीक लगती है कि ये ज्यादा बेटर है? ठीक है, क्योंकि टॉप डाउन में जो भी मटेरियल बनाएंगे उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब क्या होगा, जो चीजें हम बनाएंगे वो प्रॉपर तरीके से बन सकती है और सही ढंग से बनेगी। लेकिन बॉटम अप की जो हम बात करें तो उसमें चीजें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस हो सकती है, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लिथोग्राफी जो है एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रोसेस है। मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे हम क्या करते हैं, किसी भी पेंटिंग को करके उस चित्र को उतारना जो है वो करते हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है, माइक को और ऊपर लगाए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलो मैं लगा लिया। ठीक है, तो ये जो है ये है टॉप डाउन तकनीक। ठीक है, टॉप डाउन टेक्निक और ये दोनों समझ में मेरे ख्याल से आपका आ ही गया होगा। हम बहुत सारी चीजों में इसका यूज कर सकते हैं, तो ये दो तरीके तो मैंने आपको बताया। अब अगर हम बात करें कि मटेरियल का यूज हम क्या क्या करते हैं इस तकनीक में, तो देखो, मटेरियल की बात करें यानी कि
नैनो तकनीकी में हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे, किस पदार्थ का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं कि हम किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। पहला तो है जो हम यूज करते हैं वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड पता है, जिंक पता ही आपको क्या होता है। जिंक जो है बेसिकली एक प्रकार का एलिमेंट है। और ऑक्साइड क्या होता है ये भी आपको पता है, और नहीं पता तो घबराने की बात नहीं है। जब मैं केमिस्ट्री बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा जरूर कि किसी भी मेटल का हम ऑक्साइड किस तरीके से बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बनाते हैं, सल्फाइड किस तरीके से बनाते हैं, क्लोराइड किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर में देखोगे पीसेस के पेपर में, तो कुछ केमिकल रिएक्शन भी पूछे जाते हैं, एक ही दो, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसेस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होते। तो अगर आप में से बहुत लोग को ये नहीं पता सर जिंक ऑक्साइड बेसिकली कैसे बनाते हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीजें जो है हम केमिस्ट्री क्लास में करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो क्या है कि हम नैनो पार्टिकल की जब हम बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें हम मटेरियल कौन कौन से मटेरियल का यूज करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा। तो उसमें हम यूज करेंगे पहला तो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है, ये क्या करता है कि जितने भी डस्ट रिपेलेंट होते हैं, मतलब गंदगी से बचाने वाले क्रीम बोल लो, या फिर गंदगी से बचाने वाले कपड़े की बात कर लो, ठीक है। दूसरा हाइड्रोफोबिक, जो जल विरोधी हो, यानी कि पानी में घुले नहीं, ठीक है। दूसरा कॉस्मेटिक और स्ट्रेन रेसिस्टेंट, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन और दाग प्रतिरोधी उसके रूप में। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो आजकल सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत सारे आप में से जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, जितने भी लड़कियां हैं यहाँ पे, खासकर उसकी बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि मेकअप, जब मेकअप आपने सुना होगा, वाटर प्रूफ मेकअप के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी कराया भी होगा शादी वगैरह में। तो आजकल जितनी भी शादियां होती हैं उसमें जो दुल्हन होती है ना, वो क्या कराती है, कैसे मतलब एक तो ऐसा मेकअप मेकअप कराती है जिस पर पसीना का कोई असर नहीं होता। क्लियर है, मतलब अगर गर्मियों में भी अगर आप क्या कर रहे हो, शादी है और आपने बहुत हैवी कपड़े पहने हैं, तो आपके चेहरे पर जो होगी पसीने की एक बूंद भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड, हम कुछ जिंक ऑक्साइड का उपयोग करके ऐसे क्रीम बनाते हैं जो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो कभी भी जल में घुलेगा नहीं। लगता है नेटवर्क चला गया फिर से। ठीक है, तो ये जो हाइड्रो समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि दाग नहीं लगेगा। सबसे पहली बात कि आप कुछ भी अगर मान लो कहीं मेकअप करके अगर आप कभी रास्ते पे भी जा रहे हो, धूल मट्टी में भी जा रहे हो, क्रीम आपने लगा ली है, तो कोई भी दाग धब्बे नहीं लगेंगे। इज दैट क्लियर? और गंदगी से बचाने के लिए तो यूज करते करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जो एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को बनाने में करते हैं। दूसरा है सिल्वर आयन। सिल्वर आयन का उपयोग हम हीलिंग प्रॉपर्टीज बनाने में करते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सुनो। आप में से क्या वॉइस मेरी अटक रही है क्या, ये वो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मैसेज यहाँ पे आ नहीं रहे। कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, कुछ बीच में बफरिंग मेरा तो नहीं हो रही। फटाफट जल्दी जल्दी, मैं अपने फोन में भी जो है वीडियो ऑन कर लेता हूँ, ताकि लाइव क्लास ऑन कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप सभी के कमेंट प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। जी जी, फटाफट कमेंट करें। फिर मैं बात करूंगा कि जो सिल्वर आयन है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, चला जाए जल्दी जल्दी। कमेंट आप सभी करते रहे, सब बहुत स्लो है सर, जी आ रही है सर, नो सर एवरीथिंग इज चल रहा है। ठीक है चलो सर, ये वॉइस आ रही है लेकिन स्लो, कोई ना, स्लो वॉइस चल सकता है, कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, पेपर कब है यूपीएससी का, चलो ठीक है आपकी बात, चलो ठीक है सब आ रही है। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि जो सिल्वर आयन है इसका उपयोग हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, देखो आजकल मार्केट के अंदर में बहुत सारी ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम आ चुकी है, जो अगर आपके हाथ जल चुका है, कट चुका है, तो वैसे कंडीशन में हम उस क्रीम को लगाकर क्या करते हैं, मतलब घाव को, इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। ये जितनी भी मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीसेप्टिक मेडिसिन, तो जो सिल्वर आयन का उपयोग आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, ठीक है, जो घाव को भरने में, अगर कोई स्थान जल चुका है तो उसे सही करने में इसका उपयोग करते हैं। तो सिल्वर आयन का उपयोग हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक में। ध्यान दीजिएगा,
सर क्यों इस टाइम की क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट होती है? आई डोंट नो। 3 बजे वाली क्लास में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पता नहीं सर मतलब इस टाइम में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो सिल्वर आयन जो ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आपके पीसीएस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन को देखे होंगे, यूपी पीसीएस खास करके, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा है कि एंटीसेप्टिक के निर्माण में हम किन आयन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम सिल्वर आयन का उपयोग करते हैं। दूसरा है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये भी एक प्रकार का मटेरियल है और इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि जो खरोंच होती है उसी के प्रतिरोधक के लिए, रेसिस्टेंस के यूज करते हैं। आजकल जितने भी आपके मोबाइल फोन देख रहे हैं, आपके मोबाइल फोन में देखा होगा, जो भी मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला ग्लास है, इसमें स्क्रैच नहीं होता बेसिकली। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आपके कपड़े की बात कर लो, आपके अगर घर में कोई और भी मतलब जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर आपके घर में टीवी है, तो उसमें वो कहते हैं कि इसमें स्क्रैच नहीं होता। ठीक है, फोन में खास करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट का यूज करने के बाद किसी के अंदर में जिसमें भी यूज करेंगे उसमें खरोंच जो होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती। ठीक है, नो प्रॉब्लम विथ वॉइस। ठीक है, अभी दूसरा देखो, दूसरा है गोल्ड आयन। जैसे सिल्वर आयन की तो यूज की, दो गोल्ड आयन का उपयोग क्या है, चिप फैब्रिकेशन में यूज किया जाता है। चिप फैब्रिकेशन का मतलब चिप के निर्माण में आप बोल सकते हो। आपके फोन की बात कर लो, आपके कंप्यूटर की बात कर लो, आपके टीवी की बात कर लो, तो उसमें सर्किट लगा हुआ है। उसमें सर्किट में क्या है, छोटे छोटे क्या लगे, चिप लगे हैं। तो आजकल जो है ट्रांजिस्टर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, चिप का यूज कर रहे हैं। तो गोल्डन आयन का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, चिप में कर सकते हैं। दूसरा ड्रग डिलीवरी, दवा के वितरण में हम आजकल बहुत छोटे छोटे नैनो बोर्ड्स बना रहे हैं। तो ये नैनो बोर्ड्स क्या होती है, ठीक है, क्वांटम बोर्ड्स क्या होते हैं, कार्बन सीएनटी क्या होते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब क्या होते हैं, मैं आज की क्लास में ही बताऊंगा। तो ये जो ड्रग ड्रग डिलीवरी की जब हम बात करें तो नैनो बोर्ड्स जो होते हैं, नैनो बोर्ड्स को बनाने में हम गोल्डन आयन का उपयोग जो करते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 चीजें मैंने बताई, आगे मैं आपको बताऊंगा। सर वॉइस बहुत स्लो है, या तो मैं स्लो बोल रहा हूँ, अब सही है देखो तो, अब सही है। क्योंकि यार यहाँ से सारी प्रॉब्लम सही हो रही है, आप में से कुछ लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ रही है कुछ कुछ लोगों के पास। ठीक है, वॉइस बहुत स्लो है। आप अगर डायरेक्ट मोबाइल में देख रहे होंगे तो यार वॉइस तो स्लो आएगी आएगी। इसलिए आप एक काम करो, डायरेक्ट मोबाइल पे ना देख के ईयरफोन लगा लो, तब ये जो है अच्छे तरीके से मेरी वॉइस भी आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में आपने सुना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं? तो कार्बन नैनो ट्यूब की जो हम बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है कार्बन के ही अवरूप है, यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, विथ सिलिंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर, किसके साथ, एक बेलनाकार नैनो स्ट्रक्चर के जैसे इस फिगर में देखो। ईयरफोन पे सही है, ठीक है। हाँ सर थोड़ा फास्ट हुआ, ओके चलो ठीक है, मैंने कर लिया है पुष्पांजलि। आवाज क्लियर है, वॉइस ठीक है, ईयरफोन लगा सकते हैं। देखो कार्बन नैनोट्यूब की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में देखो, ये एक प्रकार का कार्बन नैनोट्यूब है। इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, एक बेलनाकार है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो है क्या है, कार्बन नैनोट्यूब क्या है, ये क्या कार्बन के ही क्या होते हैं, अवरूप होते हैं, उसी के रूप होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में, तो नैनो ट्यूब बेसिकली एक फुलरीन संरचनात्मक परिवार के सदस्य है। किसके, नैनो ट्यूब किसके हैं, फुलरीन। द नैनो ट्यूब्स आर मेंबर ऑफ फुलरीन स्ट्रक्चर फैमिली। और इनका जो नाम है वो क्या लिया गया है, कैसे, एक इसके लॉन्ग मतलब एक लंबे, हेलो स्ट्रक्चर जो खोखली संरचना देख रहे हैं यहाँ पे, इसके एक लंबे और खोखली संरचना, विच यहाँ पे जो इसका देख सकते हो, साथ में क्या कार्बन की एक मोटी परमाणु चालक के जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, उसके जैसे, जिसे हम ग्राफीन कहते हैं। ठीक है, ग्राफीन कहते हैं, उसी के साथ इसका हम नामकरण हमने किया है। तो ध्यान दीजिएगा, नैनो ट्यूब जो है वो क्या है, फुलरीन परिवार के एक सदस्य है। वैसे तो ये जो जो मैं बता रहा हूँ उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आपके प्रॉपर्टीज की, एप्लीकेशन की, कि भाई नैनो ट्यूब के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो देखो प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके जो गुण धर्म की बात करें, तो ये क्या है, इसके जो, अगर हम इसके वेट और इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। और ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ये
मतलब देखा जाए तो ये हल्के होने के साथ साथ इसकी जो मजबूती होती है कार्बन नैनोट्यूब की, वो सबसे अधिक होती है। मतलब कि एक तो हल्का, जैसे लोहे की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक लोहा है और एक है स्टेनलेस स्टील, दोनों में क्या है, स्टेनलेस स्टील थोड़ा लोहा से हल्का सा जो होता है वो कम भारी होता है, लेकिन अगर हम बात करें मजबूती में तो लोहे से ज्यादा होता है। तो कार्बन नैनोट्यूब की जो हम बात करें तो ये हल्के होने के साथ, मतलब लाइट वेट होने के साथ, ये जो मजबूत होते हैं, बहुत अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम स्पेस क्राफ्ट बनाने में बोल लो, या कोई भी जो व्हीकल्स होती है उसमें बनाने में करते हैं। साथ में गाइस, ये जो कार्बन नैनोट्यूब्स है, इसकी जो भेदन क्षमता है वो बहुत अधिक है, यानी कि ये किसी भी सेल वॉल को आसानी से भेद सकते हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी करते हैं। तो ये इसके कुछ गुण और धर्म है। लेकिन हम बात करें कि सर इसके एप्लीकेशन क्या है कार्बन नैनो ट्यूब्स के, तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब के अगर एप्लीकेशन की जो हम बात करें तो क्या क्या है, तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या कि इसका जो कार्बन नैनो ट्यूब है, इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब फॉर कीमोथेरेपी एंड ड्रग डिलीवरी। देखो, कीमोथेरेपी की जब हम बात करें तो कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर के निदान में की जाती है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होती है कीमोथेरेपी, एक होती है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं, और कीमोथेरेपी की जब हम बात करें तो उसमें हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो किसी भी कैंसर को खत्म करने के लिए दो थेरेपी का यूज किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी यानी कि दवा के द्वारा, और दूसरा रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हम कहाँ करेंगे, कीमोथेरेपी में करेंगे, और साथ में ड्रग डिलीवरी में करेंगे। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर हम कोई दवा को उसके लक्ष्य स्थान पे पहुंचाएंगे, उसके टारगेट सेल पे पहुंचाएंगे, तो होगा क्या कि दवा जो होगी एक तो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, दूसरा कि उसकी जो विषाक्तता होगी वो काफी कम होगी, जो टॉक्सिक का जो टिश्यू का जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी कम होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैसे समझोगे सर ये ड्रग डिलीवरी बेसिकली क्या होती है। सर मतलब स्टेनलेस स्टील जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग देन आयरन, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन से काफी मजबूत होता है, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनिए। कई ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं तो ड्रग डिलीवरी का उपयोग हम ड्रग डिलीवरी में नैनो पार्टिकल का यूज क्यों करेंगे भाई। अगर मान लो किसी को कोई बीमारी है, तो कोई बीमारी है यानी कि बॉडी में किसी प्रकार का कैंसर है, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल कैंसर हो। ठीक है, तो कोई भी दवा अगर आप किसी भी कैंसर के लिए खाते हो, नॉर्मल अगर हम दवा की बात कर रहे हैं, तो नमक जो दवा होती है उसका मैकेनिज्म क्या आपको पता होना चाहिए। आपने कोई भी दवा खाई, जैसे आपने दवा खाया तो वो दवा आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाने के बाद लीवर उसे एब्जॉर्ब करेगा, लीवर ही उसे उस टारगेट स्थान तक भेजता है। ठीक है, तो अब यार इस प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, और दवा जो होगी प्रॉपर तरीके से उस स्थान पे नहीं पहुंच पाती जहाँ पे पहुंचाना होता है। हमें पहुंचती तो है लेकिन पूरी बॉडी में जाके लीवर को भी नुकसान पहुंच रही है, किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये सभी के सभी दवा का एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में, या फिर हम बात करें नैनो नैनो बोट्स के बारे में, या फिर आप बात करें ड्रग डिलीवरी के बारे में, तो ये जो नैनो बोट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, लक्षित स्थान पे चले जाएंगे और बिना शरीर में किसी नुकसान को किए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल है आने वाले समय में ड्रग डिलीवरी के लिए। दूसरा, कार्बन नैनोट्यूब फॉर जीन थेरेपी। कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग हम जीन थेरेपी में भी करेंगे। जीन थेरेपी के प्रभाव ट्रांसफेक्शन और सिस्टम डिलीवरी की क्षमता से सीमित होते हैं, क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब कोशिकाओं में प्रवेश में सक्षम है, इसलिए इसका उपयोग जीन थेरेपी के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि जो आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स है वो क्या होता है कि किसी भी सेल को आसानी से भेज सकते हैं, किसी भी सेल में आसानी से एंटर कर सकते हैं। जब सेल के अंदर में एंटर कर सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जीन थेरेपी है उसमें भी अच्छे तरीके से ये हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे जीन थेरेपी क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मेरी जो बायोटेक्नोलॉजी क्लास है उसको जाके जरूर देखें, वहां पे मैंने आपको जीन थेरेपी बताई है कि जीन थेरेपी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो की लॉक मशीन फॉलो करती है सर टैबलेट्स, ओके ठीक है। चलो, दूसरा क्या है गाइस, अगर हम बात करें कि इसका उपयोग हम कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हम और कहाँ कर सकते हैं कि स्टेम सेल रिलेटेड थेरेपीज में। अब ये स्टेम सेल रिलेटेड थेरेपीज पे क्या बात करेंगे, कैसे कार्बन नैनो ट्यूब का यूज करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें स्टेम सेल थेरेपी की बात कर लो, या आप टिश्यू कल्चर की बात करो, मैंने दोनों चीजें बताई ना, टिश्यू इंजीनियरिंग और बताइए ना टिश्यू कल्चर क्या है और स्टेम सेल थेरेपी।
तो गाइस अगर हम इसकी बात करें, टिश्यू कल्चर की बात करें और अगर हम स्टेम सेल की बात करें, तो इन सभी थेरेपी को करने के लिए हमारे पास गैजेट टूल्स की आवश्यकता होगी। टूल्स मतलब कि हम जो स्टेम सेल थेरेपी होगी या फिर टिश्यू कल्चर होगी, हम करेंगे कैसे? करने के लिए हमारे पास कुछ मशीन तो होनी चाहिए ना। तो हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के माध्यम से क्या करेंगे, हम ऐसे सीएनटी बेस्ड टूल और डिवाइस का डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, जो टिश्यू कल्चर या टिश्यू इंजीनियरिंग बोलो या फिर स्टेम सेल थेरेपी के एप्लीकेशन में काफी मदद कर सके। यानी कि आने वाले समय में हम कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके हम आने वाले समय में, है ना, कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हम स्टेम सेल थेरेपी और आपका टिश्यू कल्चर थेरेपी से संबंधित जो है मशीन को बनाने में हम करेंगे, उपकरण को बनाने में करेंगे। दूसरा गाइस की जो आपका जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ठीक है, ये जो है थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर एंड रिमूव ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हृदय के अंदर में जो ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज का मतलब अच्छे तरीके से समझो। देखो, अगर हम बात करें हार्ट अटैक क्यों होती है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड चाहिए। तो हमारी पूरी बॉडी को अगर प्योर ब्लड चाहिए, तो उसी तरीके से जो हमारा हार्ट है उससे भी प्योर ब्लड चाहिए होता है। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हृदय को क्या करती है, शुद्ध ब्लड सप्लाई करती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की बोल लो या तीन होती है, जो लेफ्ट साइड में दो होती है और राइट साइड में एक होती है। ठीक है, ये तीन मिलकर के आपके पूरे हार्ट को क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ताकि हार्ट आपकी पूरी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन दे सके। तो हम जो भी फैट खाते हैं, हम जो भी ट्रांस फैट खाते हैं, जो भी सैचुरेटेड फैट खाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फैट जो हैं इसी कोरोनरी आर्टरीज में जाकर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे जमा होने के बाद जो है प्लाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लॉकेज बनाना स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉकेज अगर इस तीनों में से किसी में भी हो जाए तो हार्ट अटैक आने की समस्या हो सकती है। तो अभी तो आपको पता होगा कि अभी इन ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम इसमें या तो ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे या तो स्टंट लगा देंगे। बट आने वाले समय में हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के द्वारा क्या करेंगे कि इन ब्लड वेसल्स में से जो भी आपका प्लाग है उसे हम रिमूव करने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्यूमर की बात करें, तो ट्यूमर को भी नष्ट करने में इस नैनो ट्यूब का काफी बड़ा योगदान हो सकता है। क्लियर? दूसरा, ये आजकल आपने देखा होगा जितनी भी रेसिंग साइकिल होती है, रेसिंग साइकिल छोड़ो, अगर आपने साइकिल का यूज किया है तो आज से 10-15 साल पहले जब आप बचपन में थे, जब छोटे बच्चे थे, तब आपने जो साइकिल यूज किया था वो साइकिल कितनी हैवी होती थी। बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें साइकिल के बारे में, तो आज की जितनी भी साइकिल्स हैं वो काफी स्पीड के साथ चलते हैं और काफी हल्के हैं। ठीक है, तो इन सभी हल्की साइकिलों में, खासकर जो रेसिंग साइकिल होती है, हम क्या कर रहे हैं उसमें उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो कल पुर्जे होते हैं, उसमें हम कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, कि आजकल जितने भी जहाज बोल सकते हो, जो भी जो पानी पे जो जहाज होते हैं ना, आपको पता है कि स्टील के बने होते थे पहले और लकड़ी के जहाज होते थे, बट अब हम जो है हल्के वजन की नावों के निर्माण में सीएनटी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा गाइस, सिलिकॉन रिप्लेसिंग फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स। जो पुराने, जो पहले हम यूज करते थे चिप फैब्रिक, जो चिप यूज करते थे, मतलब आप बोल सकते हो ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन की चिप से हम क्या कर रहे हैं, उसे रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि काफी छोटे होते हैं और क्या करते हैं, कम गर्मी उत्सर्जित करते हैं, मतलब क्या, हीट को कम रिलीज करते हैं, जिससे आपके जो उपकरण है, चाहे अपना मोबाइल फोन देख लो, चाहे लैपटॉप देख लो या टीवी देख लो, ये कम गर्म होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, एप्लीकेशन था किसका, कार्बन नैनो ट्यूब का। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, क्वांटम डॉट्स के बारे में। क्वांटम डॉट्स क्या है और क्या आज अभी रिसर्च में जो है अभी न्यू में, मतलब करंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, बाकी जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, या फिर आपका रोबोटिक्स, ठीक है, इसमें ये टॉपिक थोड़ा सा, मतलब क्या बोल सकते हो, टफ तो नहीं बोलूंगा, है तो इजी,
लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको 2-3 बार चीजें जो है पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी को, जब क्वांटम बोर्ड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, नैनो बोर्ड्स की जो बात कर रहा हूँ, जेनो बोर्ड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप अगर से सारी से पढ़ोगे, 1-2-3 बार पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से लर्न भी हो जाएंगे। तो मुझे बताया कि यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसका डिस्कस करते हैं। फटाफट कमेंट करके बताएं, फिर मैं आगे क्वांटम डॉट्स की बात करूंगा, जिसे नैनो बोर्ड्स भी कहते हैं। नैनो बोर्ड्स तो अलग हो जाएंगे, चलो फटाफट बताएं। समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं बच्चे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। बस एक कमेंट करते रहोगे तो मुझे पता रहेगा कि आप सभी मेरे साथ हो। ठीक है, तो चलो हम क्वांटम डॉट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ये तो बता दो कि अभी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भी हैं, तो मतलब ये सही है या नहीं? क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो, क्वांटम डॉट्स की जो हम बात करें, सही, मेरा फेवरेट टॉपिक है अमित। ओके ओके बंटी, थैंक यू। तो जी क्लियर है सर, ठीक है। तो देखो, क्वांटम डॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटम डॉट्स बेसिकली क्या है कि ये किसी भी, ये जो है क्वांटम डॉट जो है, नैनो पार्टिकल मेड ऑफ एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब क्वांटम डॉट जो होते हैं वो क्या, किसी भी अर्धचालक पदार्थ, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम, सेलेनाइट, कैडमियम सल्फाइड या इंडियम आर्सेनाइड से बना एक नैनो पार्टिकल है। मतलब ये जो क्वांटम डॉट्स की जो हम बात करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, नैनो पार्टिकल ही है, नैनो कण ही है, जो किससे मिलकर बना है, किसी भी अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम, सेलेनाइट, कैडमियम सल्फाइड या इंडियम आर्सेनाइड, ये सारे के सारे क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चिप्स में किया जाता है। चिप्स मतलब आपके जो, आपका फोन, आपके लैपटॉप के अंदर में जो सर्किट्स होते हैं, तो उसमें उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच अक्षिता, रुचि, थैंक, ओके, कोई बात नहीं। को देखो आप, मैंने कहा, देखो टाइम मिलने के बाद हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाता है, क्योंकि उस समय मेरे पास जितने भी नोट्स थे, मतलब जो भी आप बोल सकते हो जो मटेरियल था, वो केवल और केवल इंग्लिश में थी। ठीक है, तो हिंदी में भी करने से ठीक है, मुझे भी बेनिफिट होगा कि दोनों दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उसे उसे समझ में आ जाएगा। सर, अगर आगे पीडीएफ भी अवेलेबल होता था तो और भी अच्छा हो जाता। हम लोग ये कोशिश मैं जरूर करूंगा। जैसे अभी रोबोट्स की, रोबोटिक की बात करो, या फिर जैसे नैनो पार्टिकल की जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये जो दो टॉपिक है जिसको मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ जो होगी आपको प्रोवाइड करा दूं। मैं सारे सब्जेक्ट की तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी लेंदी हुए या फिर जब ट्रिकी है, तो उसका मैं उसके जो पीडीएफ की कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स ये जो है आपका एक नैनो पार्टिकल ही है। ध्यान दीजिएगा, इससे ये अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए, दे आर एसेंशियल स्मॉल क्रिस्टल ऑफ नैनोमीटर साइज डायमेंशनल। ये जो है एक मतलब इसका जो आकार बोल सकते हो, ये छोटे क्रिस्टल होते हैं, और ये मानव बाल की चौड़ाई से, मतलब जो हमारा ह्यूमन हेयर जी की बात करो ना, हमारे ह्यूमन हेयर से लगभग 20,000 गुना छोटे होते हैं। यानी कि वे हर मिलीमीटर से 10 लाख गुने छोटे होते हैं। आप सोचो क्वांटम डॉट्स कितने छोटे हैं, क्वांटम है भाई, बहुत छोटे, मतलब हमारा जो ह्यूमन हेयर है उससे भी 20,000 गुना छोटा। समझ में आ रहा है? अब इन सबको बनाएंगे कैसे, जब इन्हें हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इन सभी को बनाने की जो मशीन होगी, वो भी हम नैनो तकनीकी से ही हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ, हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं दे दूंगा, है ना। पुष्पांजलि सर, हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, मैं बता दूंगा। पर जैसे मैं जैसे साइंस खत्म कर लेता हूँ, खत्म करने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पीडीएफ आपको दे दूँ, प्रोवाइड करा दूँ किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर हम बात करें क्वांटम डॉट्स के बारे में, तो ये जो क्वांट, अब इसका किसी भी नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल तो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस क्वांटम डॉट्स के बारे में, तो सर इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? सो गाइस, अगर इस क्वांटम डॉट्स की जो बात करें, तो वो साल्मोनेला, ई कोलाई और क्या, स्टेफिलोकोकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई, ये सब क्या है, ये एक प्रकार के क्या है,
जीवाणु है, इस प्रकार के एक बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिजीज को फैलाते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें, अभी की बात करें, तो अभी टाइफाइड बहुत जगह चल रहा है। तो टाइफाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? साल्मोनेला। तो हो क्या रहा है कि साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, या फिर स्टेफिलोकोकस जैसे जो बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर के अंदर में आकर के हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको खत्म कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर में क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, अपना जो कुनबा है वो बढ़ाने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, जैसे उल्टी का होना, दस्त का होना, बुखार आ जाना। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इससे क्या होता है, डाउन हो जाता है। और हम इम्यून सिस्टम डाउन करने के लिए, मतलब उसे फिर सही करने के लिए क्या खाते हैं, हम उसे फिर एंटीबायोटिक खाते हैं। और एंटीबायोटिक खाते हैं तो भाई आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में आकर के इन बैक्टीरिया को तो खत्म करता ही है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव भी हमारी बॉडी के अंदर में पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर में विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होता है, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रहता है जो ये विटामिन बी 12 को फूड से सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है, यानी कि वो अच्छा बैक्टीरिया है। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाएंगे तो ये जो विटामिन बी 12 है ये कम हो जाएगा। और अगर विटामिन बी 12 कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर में एक प्रकार का विशेष एनीमिया, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का ज्यादा उपयोग करना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। क्या है? हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो क्वांटम डॉट्स की जब हम बात करें, तो क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके हम इन बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, स्टेफिलोकोकस जैसे बैक्टीरिया को खत्म करने में ये क्वांटम डॉट्स काफी मदद करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कीटाणु खत्म करने में 90% से अधिक प्रभावी है। मतलब ये सोचो कि क्वांटम डॉट जो है वो काफी अच्छे हैं और काफी बेनिफिशियल है। गाइस, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, ये क्या है? मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। गाइस, हो ही रहा है कि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, जैसे मान लो हम साल्मोनेला की बात करें, तो ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है। अभी हो क्या रहा है कि आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले की जब हम बात करें, तो 10 साल पहले तक अगर हमारी बॉडी में ये साल्मोनेला बैक्टीरिया अगर आता, तो हम कोई भी साधारण एंटीबायोटिक खा करके इस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें, तो इतने साल तक हम लगातार एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो अब उस एंटीबायोटिक को लेकर के इस साल्मोनेला ने अपने शरीर में क्या कर दिया, प्रतिरोध विकसित कर लिया। यानी कि पहले अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक 200 mg की अगर खाते थे सुबह दोपहर शाम 3 बार, तो जो टाइफाइड का ये जो बैक्टीरिया था वो खत्म हो जाता था, वो डेथ हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि लगातार खाने से एंटीबायोटिक हमारी बॉडी जो है वो यूज टू हो गई। यानी कि ये जो साल्मोनेला ने क्या किया कि इस एंटीबायोटिक यानी कि एमोक्सिसिलिन की बात करो, तो एमोक्सिसिलिन 200 की बात करो, उसके प्रति अपना प्रतिरोध विकसित कर लिया। यानी कि अब हमें 200 मेडिसिन जो एंटीबायोटिक थी, जो एमोक्सिसिलिन थी, वो 200 mg नहीं, अब हमें 600 550 पावर की खानी पड़ेगी दिन में 3 बार, तब जाकर के ये साल्मोनेला जो होगा वो खत्म होगा। तो अब जो भी बैक्टीरिया की बात करें वो एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध विकसित कर रहा है। और अगर हम ज्यादा हैवी पावर में अगर एंटीबायोटिक खाएंगे तो उसके लिए भी तो प्रॉब्लम होगी, वो भी तो हमारी बॉडी के अंदर में नुकसान करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया जो होते हैं उसे हम सुपर बग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर बग के रूप में जानते हैं। और हर साल भारत की बात करें तो यहाँ पे 2 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है। मैं तो बोलूंगा इससे ज्यादा ही है, लेकिन एक आंकड़े की बात करें तो लगभग 23,000 लोगों को जो है ये जो सुपर बग है, यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जो है हर साल जो है लगभग 23,000 लोगों को मारता है। ये एक डाटा है, इससे भी ज्यादा होता है। सर, विटामिन बी 12 क्या होता है? विटामिन बी 12 क्या होता है बच्चे, मैं बताऊंगा जब मैं जनरल साइंस की क्लास लूंगा, तो है ना। ये विटामिन है। जैसे विटामिन की बात करें तो हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत होती है, किसके लिए? बॉडी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन में होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो कुछ सीरीज ऑफ विटामिन होते हैं, उसका ग्रुप होता है, जैसे विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 5। तो विटामिन बी 12 उसी के अंतर्गत है। मैं डिस्कस करूंगा जब जनरल साइंस की क्लास में। ध्यान दीजिएगा इसके, फिलहाल अगर हम बात करें
क्वांटम डॉट्स के बारे में, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक प्रकाश सक्रिय सुपरबग को नष्ट करने वाला नैनो पार्टिकल विकसित किया है। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक प्रकार का नैनो पार्टिकल, आप क्वांटम बोल सकते हैं, क्वांटम डॉट्स को डेवलप किया है, जो क्या लाइट एक्टिवेटेड सुपर वर्क किलिंग नैनो पार्टिकल है। यानी कि ये जो क्वांटम डॉट्स की बात करें, ये क्या है, लाइट एक्टिवेटेड, इसमें से लाइट निकलती है। और ये जो है, ये जो पार्टिकल की बात करें, नैनो पार्टिकल्स की बात करें, वो जो 10 ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है, यानी कि ऐसे 10 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि ऐसे 10 ज्ञात एंटीबायोटिक दवा के प्रतिरोधी बैक्टीरिया हैं, जिनमें से क्या किया, 9 को उसने खत्म कर दिया। यानी कि 10 हमने ऐसे बैक्टीरिया को लिया, 10 हमने ऐसे बैक्टीरिया को लिया जिस पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा। हाईली एक्टीबायोटिक अगर हम डाल रहे हैं तब उसका असर हो रहा है, नॉर्मल तो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम बात करें एमोक्सिसिलिन के बारे में, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक है, वो एमोक्सिसिलिन सीरीज की है। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा हमारी बॉडी के अंदर में कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिस पर साधारण एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा, तब WHO ने बोला है ऐसी कंडीशन में क्लोस्ट्रीन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो क्लोस्ट्रीन बेसिकली एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक है पूरी दुनिया का, ठीक है। लेकिन वो अगर एंटीबायोटिक लोगे तो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके शरीर पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हमने इस क्वांटम डॉट्स को जो लैब में बनाया, उसने क्या किया, 10 में से 9 बैक्टीरिया को खत्म करने में क्या हुआ, सफलतापूर्वक जो है अब सफलता प्राप्त की। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज है कि अब हमारे आने वाले समय में अगर कोई भी बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या नहीं लेना पड़ेगा, हमें एंटीबायोटिक खानी नहीं पड़ेगी, हमें नैनो डॉट्स लेना पड़ेगा। हम नैनो डॉट्स ले लेंगे तो वो बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया उसे खत्म कर देगा और हमारी बॉडी से इजीली बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। अभी जो ये रिसर्च किया गया था, ये क्वांटम डॉट्स का उपयोग बिल्कुल छोटी मात्रा में किया गया था। मतलब छोटी मात्रा का मतलब से कितनी, तो एक गोली, जिसे जो हम एक गोली मान लो खा रहे हैं, एक छोटी सी गोली, तो उसके मतलब एक गोली जो खा रहे हैं उसकी तुलना में ये लगभग 1000 गुना छोटा था। अब सोचो कि क्वांटम डॉट जो है, नॉर्मल जो हम टैबलेट्स खाते हैं इतनी, इसका भी कितना 1000 छोटा, 1000 गुना छोटा था। तो कितने छोटे होंगे ये क्वांटम डॉट। तो इनको हम एक साथ बहुत सारे मात्रा में डाल करके हमारी बॉडी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, आने वाले समय में हम वायरस को भी लेकर बनाएंगे इसे, तो ये चीजें आसानी से खत्म कर देगी। अनमोल सर, अभी तो 500 mg रेसिस्ट हो गई है, मैं प्रैक्टिस क्या है, मैं पेशेंट को 650 हाँ मैं मान रहा हूँ अनमोल कि अब तो 650 वो भी क्या सुबह शाम खाना है। अब आप सोचो कि 650 अगर आप सुबह शाम खा रहे हो तो क्या क्या असर होगा आपकी बॉडी पर। आपकी बॉडी के अंदर में जो यूजफुल बैक्टीरिया वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब कि अब देखना, अनमोल को तो ये बात पता होगी, अनमोल सम्मार को, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो आप में से लोगों को, जितने भी लोग हैं, मतलब जिनको नहीं पता, अगर आपके घर में जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, मम्मी पापा जो भी, जिनको एंटीबायोटिक चल रही होगी, तो देखना डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर हाईली एंटीबायोटिक कोई भी देते हैं तो साथ में एक मल्टीविटामिन की गोली भी जरूर देते हैं। आपने कभी सोचा कि मल्टीविटामिन की गोली क्यों दी? आपको लग रहा है कि हाईली एंटीबायोटिक है, इससे क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी। नहीं भाई साहब, एंटीबायोटिक अगर ज्यादा लोगे तो ये विटामिन B12 जो होता है ना, उसको सिंथेसाइज करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसी कारण से हम मल्टीविटामिन देते हैं। बट ये जो मल्टीविटामिन होता है, ये नॉर्मल मल्टीविटामिन नहीं होता कि पता चला डॉक्टर ने जो मल्टीविटामिन इतनी महंगी है और हम मार्केट से जाके क्या ले लिए, रिवाइटल ले लिए या बिकोसिल ले लिए। बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक देते हैं उनके साथ जो मल्टीविटामिन होती है, उस मल्टीविटामिन में विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है। आप देख लेना, उसमें साइनोकोबालामिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है सर? स्क्रीनशॉट लेने के बाद सीक्वेंस में रिवीजन के लिए सफिशिएंट है? हाँ बच्चे, काफी सफिशिएंट है। आप खुद देखो ना, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ जो है, ये सारे करंट को भी आपस में इंटरलिंक करके बता रहा हूँ। दूसरा है, जैसे ये तो मतलब क्वांटम डॉट्स, अभी हम बात करें कार्बन क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं। और हाल ही में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कार्बन जो क्वांटम डॉट्स है उसका उपयोग कैसे किया है, क्या किया, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है वैष्णवी। दूसरा देखो गाइस, अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, असम के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक केमिकल प्रोसेस को बनाया है जो दैट टर्न डर्टी कोल इनटू बायोमेडिकल डॉट्स टू हेल्प डिटेक्ट कैंसर।
यानी कि कैंसर कोशिकाओं को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर कोशिकाओं को पता करने के लिए एक प्रकार के केमिकल प्रोसेस, मतलब एक डर्टी कोयले से, गंदे कोयले से एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस निकाला है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? एक बार देखो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद उत्तर पूर्व विज्ञान प्रौद्योगिकी, कहाँ पे? असम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है, केमिकल प्रोसेस विकसित की है, जो कैंसर कोशिका का पता लगाने में मदद करती है। मतलब कैंसर कोशिका का पता लगाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है, जो उसके लिए हमने क्या किया? गंदे कोयले को बायोमेडिकल डॉट में बदल देती है। मतलब जो कोयला होता है ना, नॉर्मल जो कोयला देखते हो, उस कोयले का उपयोग करके हमने क्या कर लिया? एक प्रकार की किट डेवलप कर ली, एक प्रकार का क्या कर लिया? बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो पता कर लिया, जो कैंसर कोशिकाओं को पता कराएगी। देखो, अभी कैंसर कोशिकाओं का पता करने के लिए हम बायोस्कोपी करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। मान लो अगर किसी बॉडी में कैंसर हो गई, तो कैंसर का स्टार्टिंग फेज पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लो कि हम सभी की बॉडी में अगर कैंसर सेल स्टार्ट होंगे या कैंसर अगर हो रहा होगा, तो इतना आसान नहीं उसका पता करने के लिए। जब जब कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज पहुंच जाता है, या फर्स्ट स्टेज के एंड में और सेकंड स्टेज के फर्स्ट में पहुंचता है, तब हम कुछ तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं? कैंसर का पता लगा सकते हैं। तब तक अगर मेडिसिन आपने ले ली तो अच्छी बात है, नहीं तो थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाने के बाद तो वो बहुत ही क्या हो जाती है? बहुत ही मतलब विकट रूप ले लेती है, जिसको सही करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्वांटम डॉट्स, कार्बन क्वांटम डॉट से हमने क्या किया? कैंसर सेल का पता लगा लेंगे। Thank you so much, sir. I'm from the engineering background. Still, the topic when not so clear to me. Okay. I know वैष्णवी, बट कोई बात नहीं, एक बार दो बार देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये यूपीएससी, और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी जो है वो पूरे इंडिया की बात करें, इसमें सबसे एक नंबर पे जॉब होती है, तो उसी के आधार उसकी प्रिपरेशन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा गाइस, अब हुआ क्या कि ये जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सस्ते सस्ते का मतलब आप बोल सकते हो चीप, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा, और निम्न गुणवत्ता, जो लो क्वालिटी और उच्च सल्फर कोयले, मतलब जो कोयले का उपयोग किया था वो कौन सा कोयला? जो सस्ता वाला कोयला आता है, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और बिल्कुल जो लो क्वालिटी का जो कोयला है, उससे कार्बन क्वांटम डॉट्स के उत्पादन की अपनी रासायनिक विधि के लिए पेटेंट के लिए आवेदन कर लिया। मतलब पेटेंट तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है, किसी कोई भी अगर नवाचार होता है, कोई भी इनोवेशन अगर आप करते हो, तो उसका पेटेंट बना लेते हैं, ताकि क्या होता है कि जो पेटेंट होगा वो वैसी चीजें दोबारा कोई बना ना सके। ठीक है, उस फील्ड से लेके तो उन्होंने क्या कर लिया अब कि कोयले से, साधारण कोयले से जो है, उच्च सल्फर कोयले से जो हमने केमिकल प्रोसेस को बनाया है कार्बन डॉट के उत्पादन की, इन्होंने क्या कर लिया? उसको पेटेंट भी कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटम, ये जो CQR, ये जो कार्बन क्वांटम डॉट्स हैं, जो आधारित नैनो मटेरियल है, इनका आकार कितना है? 10 nm या नैनोमीटर से कम है, मतलब लेस देन 10 नैनोमीटर और एक सिंगल नैनोमीटर से कम है। अब इसका उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं? सर, यू मेड दिस केक वॉक नाउ। देखो, बेसिकली अगर हम बात करें कि जो कार्बन डॉट्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो कार्बन डॉट्स है, ये जो आपका जो कि है, ये जो टीम ने डेवलप किया है, ये क्या है? ये एक उच्च स्थिरता वाले नीले रंग का उत्सर्जन करते हैं। मतलब ये जो क्वांटम डॉट्स है, ये जो हमने डेवलप किया है, इस टीम ने डेवलप किया है, वो क्या करिए? एक प्रकार का नीले रंग का प्रकाश, क्या करिए? एक नीले रंग का जो प्रकाश होती है, जो काफी क्या हो, हाई स्टेबिलिटी के साथ, मतलब उच्च स्थिरता वाले नीले रंग का उत्सर्जन करते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरा, अगर हम बात करें गाइस की जो कार्बन आधारित नैनो सामग्री के लिए नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये जो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल होगा, उसका उपयोग हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस टूल के रूप में। डायग्नोसिस का मतलब कि कोई भी चीज को डायग्नोस करना, इसको हिंदी में कह सकते हैं नैदानिक उपकरण। जो भी मान लो कोई बीमारी की बात करते हैं, किसी भी बीमारी को कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो अगर किसी के बॉडी के अंदर में अगर वो आ गया, इबोला आ गया, या किसी की बॉडी के अंदर में
कोरोना वायरस आ गया या फिर किसी को टाइफाइड हो गया, तो हम पता कैसे करते हैं? पता करने के लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तो डायग्नोसिस करने के लिए मेरे पास जो मशीन होनी चाहिए ना, तो वो भी मशीन भी तो चाहिए। तो उस मशीन का जो निर्माण होगा वो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल का यूज हम उससे करेंगे, जो क्या होगा, डायग्नोसिस टूल्स फॉर बायो इमेजिंग। बायो इमेजिंग के लिए हम डायग्नोसिस टूल का उपयोग करेंगे। बायो इमेजिंग का मतलब होता है जैव इमेजिंग। आपके शरीर के अंदर में जो भी घटनाएं चल रही है, आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में होता है। जैसे मान लो कि मैं हेल्दी, मेरी बॉडी के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसानी अगर सडनली क्या हो जाए, अचानक एक महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ चेंजेस हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हम बायो सेंसर के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो वही बायो इमेजिंग का मतलब हो गया कि मेरे शरीर के अंदर में क्या करना, देखना कि जो सडनली चेंज हुए 1 महीने के दौरान, 3 महीने के दौरान, वो क्या हुए हैं, और उसी सडनली चेंज को देखने के लिए हम क्या डायग्नोसिस टूल का निर्माण करते हैं। खास करके क्या डिटेक्ट, स्पेशली किसके लिए, डिटेक्टिंग कैंसर सेल को पता करने के लिए, ठीक है, फॉर केमिकल सेंसिंग एंड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में, तो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग और लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस। हिंदी में बोलो तो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो प्रकाश के उत्सर्जन या प्रकाश का पता लगाने वाले उपकरण का अध्ययन और अनुप्रयोग है। तो हम इस कार्बन डॉट का जो उपयोग होगा वो हम क्या करेंगे कि जो भी बायो इमेजिंग है, आपके शरीर के अंदर में जो जैविक स्कैनिंग की बात कर लो, उनमें पता लगाने वाले हम डायग्नोसिस टूल का निर्माण करेंगे। क्लियर है? साथ में ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता करेंगे। अभी नैनोबोट्स क्या होते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा भाई। नैनोबोट्स के बारे में आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं नैनोबोट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताएं। नैनोबोट्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मुझे ये बता दो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मुझे बताएं यहां तक समझ में आया या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक में? इसी तरीके से कमेंट करते रहें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नैनोबोट्स आखिर क्या होते हैं? देखो, नैनोबोट्स भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। नैनोबोट्स की जब हम बात करें तो नैनोबोट्स बोल लो या नैनो रोबोट्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको आप रोबोटिक टॉपिक पे भी डाल सकते हो नैनोबोट्स को, ठीक है। नैनो रोबोट्स भी बोला जा सकता है, नैनोबोट्स भी बोला जा सकता है, और नैनोइड्स भी बोला जा सकता है। बेसिकली क्या है, ये 0.1 से 10 माइक्रोमीटर के आकार के उपकरण होते हैं, डिवाइस होते हैं बेसिकली, ठीक है, और नैनो स्केल या आणविक घटकों से निर्मित होते हैं, जिसका निर्माण जो होता है नैनो स्केल और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही। आवाज बिल्कुल क्लियर है? वीडियो क्वालिटी सही है या नहीं है ये भी बताते रहो। और जैसे नैनोबोट्स की बात करें तो नैनो रोबोट्स या नैनोबोट्स सिंगल काम नहीं करते। नैनोबोट्स और नैनो रोबोट्स को क्या करने, किसी भी सूक्ष्म और स्थूल कार्य को करने के लिए, ठीक है, हमें उनकी एक बहुत ही बड़ी संख्या में एक साथ काम करना होता है। मतलब अगर हम बात करें कि किसी भी काम को कराने के लिए, आपकी बॉडी की बात कर लो या किसी भी काम को कराने के लिए, हमें किसी बड़े काम को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए नैनोबोट्स के बारे में। आपने वो मूवी देखी है, एवेंजर मूवी देखोगे, एंट मैन, तो एंट मैन में आपने देखा है ना, छोटे छोटे वो मतलब चींटी को बनाते हैं, तो वो बेसिकली एक प्रकार का नैनो बोट्स ही है, ठीक है। नैनो बोट्स का उपयोग हम बहुत जगह कर सकते हैं। नैनो बोट्स का उपयोग आप बोलोगे सर जैसे ड्रोन की बात करते हैं, तो जो मैंने याद है ड्रोन बताया था आपको, मैक्रो और माइक्रो, तो माइक्रो जो ड्रोन होते हैं उसमें से नैनो बोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होंगे, अगर आपके पास आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन को, उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, माइक्रोफोन लगा होता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो नैनो बोट्स का उपयोग हम बहुत जगह कर सकते हैं, मिलिट्री में यूज कर सकते हैं। नैनो बोट्स का उपयोग आप हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। नैनो बोट्स का उपयोग आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। नैनोबोट्स का उपयोग आप इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो बहुत जगह पे नैनोबोट्स का उपयोग कर सकते हैं। साधारण से समझ जाओ कि नैनोबोट्स वैसे रोबोट्स होते हैं, वो काफी सूक्ष्म होते हैं, और कोई भी काम को जो उनको दिया जाता है वो अच्छे तरीके से उस काम को संचालित करने में सक्षम होते हैं। हम बात करें कि सर क्या क्या है नैनोबोट्स के एप्लीकेशन की बात करें तो क्या है,
तो देखो, अगर हम बात करें नैनोबोट्स के बारे में तो क्या क्या एप्लीकेशन बोल सकते हो कि ये क्या कर सकते हैं, वातावरण में जितने भी जहरीले घटक है, जितने भी आपका टॉक्सिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के अंदर में, है ना, नैनोबोट्स उसके बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा, ड्रग ड्रग डिलीवरी, बिल्कुल ड्रग डिलीवरी में भी छोटे छोटे नैनोबोट्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर में स्पेशल जहाँ पे क्या हो, मतलब प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट मेडिसिन वहीं पे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नैनोबोट से संबंधित है। अब ये अगर आप बोलोगे इसे कितने छोटे होते हैं, क्या आप दिखा सकते हैं, तो देखो मेरे पास अभी फिलहाल वीडियो तो है बट यहाँ पे शो नहीं कर सकता, ठीक है। आप जाकर के क्या करना, यूट्यूब पे जाना और नैनोबोट्स वहां पे सर्च करना, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि ये नैनोबोट्स क्या होता है। जो नैनोबोट्स की बात करें ना, तो ये बिल्कुल आरबीसी के साइज के होते हैं। आप बोल सकते हो कि जो आरबीसी होती है उससे भी छोटे ये नैनोबोट्स होते हैं। तो सोचो कि हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। तो ये आरबीसी के जितने बड़े होते हैं। और अगर बात करें कि मेल में सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है, तो स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मेल में स्पर्म और बॉडी और फीमेल के अंदर में आरबीसी, या फिर ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका होती है उसे हम आरबीसी कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन था। इसके अलावा चलो हम बात कर लेते हैं जेनोबोट के बारे में। जेनोबोट किसने किसने नाम सुना है? ये करंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो चलो मैं बताऊंगा। नैनोबोट्स, आपको कार्बन क्वांटम बोट समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि भाई क्वांटम बोट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया नैनोबोट्स क्या होते हैं। अब ये जेनोबोट्स क्या होते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बताएंगे? फटाफट बताएं कि जेनोबोट्स क्या होते हैं, फिर मैं आगे बात करूंगा। किसी ने सुना है इस जेनोबोट्स के बारे में? फटाफट फटाफट कमेंट करें, फिर आगे बढ़ता हूं। फटाफट, जल्दी जल्दी। यस सर, जल्दी बताएं कि क्या है ये जेनोबोट, क्या है, कोई बताएगा? नहीं पता, ओके कोई बात नहीं पता, तो आप बहुत अच्छी जगह पे हो। आज आज की जो क्लास है नैनो टेक्नोलॉजी पे, आप जितने भी नए बच्चे हैं यहाँ पे या जिन्होंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, आज की क्लास अगर वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इसे याद कर लिया, रट्टा मार लिया नैनो टेक्नोलॉजी को, तो आप बहुत आसानी से क्या इस पे एक लेख लिख सकते हो, इसमें आप एक कैसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट से भी चीजें जुड़ी हुई हैं। नो सर, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली अगर जेनोबोट्स की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट्स बनाया है जिसका नाम जेनोबॉट्स है। भाई साहब, रोबोट्स के बारे में तो आपने सुना था, लेकिन दुनिया का पहला लिविंग रोबोट कौन सा है? देखो ये पीछे पीसेस में क्वेश्चन आ सकता है। द फर्स्ट लिविंग रोबोट कौन है? तो पहला जो रोबोट है वो कौन है? जेनोबॉट्स है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला रोबोट, जीवित रोबोट जिसका नाम है जेनोबॉट्स है, जिसे आपको किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक है। गाइस, ये जो जेनोबॉट्स की बात करें तो ये जो है अफ्रीका में एक प्रकार का एक मेढक पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसके आप बोल सकते हो छोटे छोटे जो है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पंजे होते हैं। मतलब द टिनी रोबोट्स हैव बीन developed फ्रॉम द सेल ऑफ द अफ्रीकन ब्लड फ्रॉग। मतलब कि यह छोटे रोबोट अफ्रीकी पंजे वाले या मेढक के पंजे, अफ्रीका में पाए जाने वाले मेढक की कोशिका से बनाया गया है। वैज्ञानिक ने मेढक के भ्रूण से निकाली गई जीवित कोशिका को फिर से तैयार किया और उन्हें पूरी तरीके से नए जीव के रूप में इकट्ठा कर लिया है। आप बोल सकते हो उसे असेंबल कर लिया है एक पूरे न्यू लाइफ में। देखो मेरी बात सुनो, हुआ क्या कि एक पर ये जो आप ये देख रहे हो, मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखो, अगर हम बात करें कि ये जो रोबोट है, इस रोबोट को एक मेढक से बनाया गया। सबसे पहली बात तो मेढक का जो शरीर है उसकी कोशिका को लेकर के उस कोशिका को हमने फिर से डेवलप कराया, और डेवलप कराने के बाद जो है वो पहला ऐसा रोबोट बन गया जो जीवित है, क्लियर है, जिसे हम अपना काम करा सकते हैं। और इस रोबोट का जो नाम है, ठीक है, इस रोबोट का जो नाम है जलीय मेढक जिनोपस लाविस की प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जेनोबोट।
जेनोबोट किस नाम पे? जेनोपस नाम है इस जलीय मेढक का, जो नाइजीरिया और सूडान से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब बोलोगे सर बहुत सारे मेढक थे, हमने इसी को क्यों लिया? क्योंकि इसे पकड़ के कैद कर पाना, जैसे हमने इसे जो रखा, मतलब इस प्रकार के मेढक को लंबे समय तक रख पाना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना जो है बड़ा आसान होता है। ठीक है, ये आसानी से ये मरते नहीं है, ये इजिली सर्वाइव कर लेते हैं किसी भी कंडीशन में, इसी कारण से हमने इसका उपयोग किया। अब ये अगर मान लो कि सर हमने ये जो रोबोट जेनोबोट बना लिया है, ठीक है, तो सर इसका उपयोग हम करेंगे कैसे, कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग जो होगा इन ये जो जेनोबोट्स है, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? कई जगह पे कर सकते हैं। जैसे जितने भी आपका जो है जो भी डर्टी कंपाउंड बोल लो या नेस्टी कंपाउंड बोल लो, यानी कि गंदे जो यौगिक होते हैं उनका पता लगाने के लिए, जो हार्मफुल यौगिक उनका पता लगाने के लिए। दूसरा, रेडियोधर्मी प्रदूषण की खोज के लिए, जो रेडियो एक्टिव जो आपका सब्सटेंस हो सकते हैं उनका पता लगाने के लिए कर सकते हैं। महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा करना, जो माइक्रोप्लास्टिक है, ठीक है, ओशन के अंदर में, उसका पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, धमनियों से प्लाक को बाहर निकालने में कर सकते हैं। अब यहाँ पे धमनी से जो भाई लाइव रोबोट है तो आसानी से हम क्या करेंगे इसको, मतलब हमसे आसानी से जो धमनी के अंदर हमारी जो आर्टरीज है उसके अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको आसानी से हम बाहर निकालने में भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड देखो कि सर महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक कैसे इकट्ठा करेंगे। ये माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? देखो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, आजकल हम समुद्र नदियों की बात करें तो आजकल समुद्र और नदियों का जो जल जीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है हमारे कारण, और खास करके जो फीमेल्स होती हैं उनके कारण। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो कि फीमेल्स को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो देखो आजकल मार्केट के अंदर में जितने भी सौंदर्य प्रसाधन क्रीम है, वैसे तो लड़के भी यूज करते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन क्रीम में जो लड़कियां जो चेहरे पे लगाती हैं, या फिर आजकल लोग यूज करें फेस वॉश देख रहे हो आजकल टीवी में अलग अलग हीरो आकर के क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि ये लगाने से आपका चेहरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेसिकली ये सब प्लास्टिक्स है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप भी? हाँ, जो ये जो आप यूज करते हो फेस वॉश, ये बेसिकली नैनो पार्टिकल के बने होते हैं, नैनो प्लास्टिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो आपस में मिल करके आपको आपको लगता है कि आपकी सतह कोई आपकी स्किन को क्या करे, साफ करे। नहीं भाई साहब, आपकी ये जो आपके जो त्वचा है उसको क्या कर रहे हैं, उस पर घर्षण पैदा कर रहे हैं, और आपके जो चेहरे की जो नेचुरल ग्लोइंग बोल सकते हो उसको कम कर रहे हैं। आपने देखा, आप कभी देखना, कभी भी अगर आप साबुन या फिर फेस वॉश का उपयोग अगर आप चेहरे पे करते हो तो आपका चेहरा रूखा रूखा सा हो जाता है। तो रूखा रूखा सा चेहरा क्यों हो रहा है? क्योंकि नैनो बोर्ड से छोटे छोटे नैनो प्लास्टिक्स होता है जो आपके चेहरे पे आपकी स्किन को क्या करता है, घसना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब अगर आप इसे धोते हो तो ये धोने के बाद पाइप थ्रू कहाँ जाते हैं, सीवर में जाते हैं, सीवर से आपके बड़े नाले में जाते हैं, बड़े नाले से आपके नदियों में जाते हैं, नदियों से समुद्र में जाते हैं, और जहाँ पे इन छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स को क्या करती है, जो मछलियां हैं वो क्या कर लेती हैं, वो खा लेती है, और खाने के बाद जो है ये माइक्रो प्लास्टिक उनके इंटेस्टाइन में जाके ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। आए समझ में? तो कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो जितने भी आप सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हो, जितने भी कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हो, इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है, इसका एक बहुत ही बड़ा कौन सा है जो जल जीवन में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जेनोबॉट से हम क्या करेंगे, उस प्रकार के जो माइक्रो प्लास्टिक्स है उनको भी हम पता कर सकते हैं। सनस्क्रीन बिल्कुल बोल सकते हो सर। जनरल साइंस एंड टेक दोनों डिफरेंस है क्या? साइंस एंड टेक पढ़ने से जनरल साइंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा? नहीं भारती, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक में जमीन आसमान का अंतर है। जनरल साइंस जो है वो केवल और केवल आपके पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और अगर आप एमपी से हैं तब एमपी के मेंस में भी आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं जो साइंस एंड टेक की बात कर रहा, इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान आपके मेंस के थर्ड पेपर में है, और पीटी में तो है ही एज वेल एज। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जनरल साइंस थोड़ा कम भी पढ़ती हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन जनरल जो साइंस एंड टेक है इसको आपको पूरे डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, और डिटेल का मतलब कि एक एक चीज आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पीटी में तो क्वेश्चन आप टिक मारने वाले आएंगे, लेकिन जैसे ही पीटी पास करके आप मेंस में जाते हो तो वैसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको कि वहां पर ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। जैसे वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर कौन कौन से जो रिसर्च हुए हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, वैसी कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा। तो साइंस एंड टेक एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो अभी तो आपको समझ नहीं आती प्रिपरेशन करने में, लेकिन जैसे ही मेंस में जाओगे आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट की बात करें उनको साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे सर साइंस एंड टेक नहीं पढ़े तो काम चलेगा, भाई साहब फिर आपकी मेरिट नहीं बनेगी और आप इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे, तो चलो बता अभी एडवांटेज क्या है किसके, नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या क्या है, तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे, फिर जो एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। सर आज का क्वेश्चन क्या है, मैं आज का क्वेश्चन दे दूंगा। सर जनरल साइंस के लिए कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए। तो देखो जनरल साइंस के लिए बुक जो है वो मेरी ही बुक यूज कर लो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। भारती पहले ये बताओ, फिर बताता हूँ। मेरी बुक है जनरल साइंस पे, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। कुछ दिनों में ये अमेजन पे भी जो है वो बुक आ जाएगी, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर लेना। तो एडवांटेज क्या है किसके, नैनो टेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मटेरियल के निर्माण, हम नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक यूनिक मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं, जो क्या होंगे, काफी हल्के होंगे, काफी मजबूत होंगे, जो टिकाऊ होंगे और एकदम सटीक होंगे। ठीक है, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो होंगे हम संभव है। अब जैसे कुछ नट बोल्ट, जैसे अगर आपके फोन की बात करें, आपका फोन कितना छोटा सा फोन है, ठीक है, अगर उस फोन को खोलोगे तो उसमें छोटे छोटे नट बोल्ट होंगे, एकदम छोटे छोटे, एकदम बारीक बारीक होंगे, जो कि क्या है, काफी मजबूत है और आपके फोन को अच्छे तरीके से असेंबल करने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी हर एक प्रकार के मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं। मैं केवल फोन की बात नहीं कर रहा, मैं प्लास्टिक मटेरियल की भी बात कर रहा हूँ, जो हल्के होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होंगे। दूसरा, इंडस्ट्री में क्या यूज करेंगे हम, इससे ऐसे कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हैं जो 1 अरब गुना, भाई साहब जो सामान्य कंप्यूटर की बात करें उससे क्या है, 1 अरब गुना फास्ट काम कर सकता है और 10 लाख गुना छोटे हो सकते हैं। पहले के कंप्यूटर की बात करें तो एक पूरा कमरे के जितने बड़ा कंप्यूटर होता था, लेकिन आज की बात करें तो सोचो कितना छोटा कंप्यूटर है, छोटा से छोटा कंप्यूटर है। तो हम इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे कंप्यूटर का भी निर्माण कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, ठीक है भारतीय, हिंदी मीडियम से जो है मेरी बुक है जनरल साइंस की, आप वो परचेज कर सकते हो। वो बेसिकली यूपीएससी बेस्ड है, बट अगर आप पीसीएस की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से वो बुक लिखी है। मेरी जो है वो साइंस एंड टेक की भी बुक है, बट लेकिन फिलहाल बुक जो है पब्लिश हुई भी थी, लेकिन वो मतलब बहुत जल्दी खत्म हो चुकी है और अब उसमें जो है अपडेट कर रहा हूं मैं, और अपडेट करने के बाद जल्द ही साइंस एंड टेक की भी बुक आ जाएगी जोशी। ठीक है, तो ये मटेरियल ये समझ में आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल में तो हो ही सकता है, हम कई बीमारियों का, जैसे कैंसर बोल सकते हो, हृदय रोग बोल सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं। साथ में हम यूनिवर्सल इम्यूनिटी भी बना सकते हैं, जैसे एड्स और फ्लू से रिलेटेड हम अपनी बॉडी के अंदर में वो भी बना सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, जैसे अभी आप लोग इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए मेडिसिन लेते हो ना आयुर्वेदिक, नहीं भाई, आने वाले समय में हम ऐसे नैनो बोर्ड्स बनाएंगे जो कैप्सूल के जितने छोटे होंगे। जैसे हमने उसे इन कर लिया, आपकी बॉडी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंगस हो, किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो नैनो बोर्ड्स होंगे वो पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और साथ में क्या कर सकते हैं, हम बॉडी के, अगर मान लो कोई पार्ट हमारी बॉडी का डैमेज हो चुका है, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने उस बॉडी के पार्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी का जो अपीयरेंस होगा वो पहले से हो जाएगा। जैसे मान लो युद्ध की बात करें तो युद्ध के क्षेत्र में क्या, किसी का हाथ खत्म हो गया, किसी के पैर खत्म हो गए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिफिशियल नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिफिशियल पैर और हाथ बना सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर में जो भी पार्ट खराब हो चुके हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर किसी भी चीज के एडवांटेज है तो हाँ, डिसएडवांटेज भी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो डिसएडवांटेज की जब हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी आने से जो लोगों की जो जॉब है वो भी जो है खतरे में पड़ रही है, खासकर किसमें, निर्माण के क्षेत्र में, खेती आदि के क्षेत्र में। हम नैनो टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बोर्ड्स बना रहे हैं, हम ऐसे चीजें बना रहे हैं जो ह्यूमन जो श्रम है, मानव श्रम जो है, ठीक है, उसे रिप्लेस कर देगा। दूसरा,
कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है इतने छोटे होते हैं कि वो सांस के माध्यम से आपके फेफड़े में जा सकते हैं और आपके फेफड़े में जाकर के आपकी फेफड़े की जो सेल्स होती हैं, जो एब्लॉइड्स होती हैं, उन्हें ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक होने से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा, अब गाइस इससे एटॉमिक वेपन भी आसानी से बनाया जा सकता है, जो काफी आसानी से सुलभ और काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सर क्या आप जनरल साइंस की क्लास नहीं लेंगे? सर प्लीज अपने बुक का नाम बता दीजिए। जनरल साइंस यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरल साइंस से क्वेश्चन, लेकिन थोड़े कम आते हैं बच्चे। अगर आप पीसीएस की बात करोगे तो पीसीएस में क्वेश्चन भरमार है, 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरी जो साइंस, मैं साइंस जनरल साइंस की क्लास लूंगा, जैसे ये साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगी उसके बाद जनरल साइंस की क्लास लूंगा, और जनरल साइंस में आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपने वो पढ़ा है। ठीक है, जो मेरी जनरल साइंस का जो बुक है वो है सामान्य विज्ञान, बुक है सामान्य विज्ञान, और राज शर्मा जो है ऑथर, वो नाम लिखा हुआ है, और मेरी इमेज भी है, इसलिए अगर आप मुखर्जी नगर पे हैं दिल्ली में तो आपको वो बुक मिल जाएगी आसानी से किसी भी दुकान पे जाने पे। तो मेरी 2 बुक है, 3 वैसे तो 4 बुक है मेरी, 3 बुक अभी जो है अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं अलग अलग फील्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो देखो, सब मैं दूसरा बता दूं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है जिसका अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? नैनो टेक्नोलॉजी पर शोध, अगर हम बात करें रिसर्च की बात करें तो वो स्वास्थ्य यानी कि आपका जाके हेल्थ सेक्टर, दूसरा भोजन यानी कि फूड इंडस्ट्री, तीसरा कंप्यूटिंग, तीसरा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, उसके बाद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस और एग्रीकल्चर जैसे कई क्षेत्र में जो है फैला पड़ा है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इन क्षेत्रों पे कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें अभी फिलहाल तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, मतलब हमने पूरी तरीके से इसमें सफलता हासिल नहीं करी है। अभी जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। तो आने वाले समय में इस पे बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं और होने भी चाहिए। सर अक्टूबर से पहले जनरल साइंस की क्लास हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, बहुत पहले हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अक्टूबर तक इस क्लास को खत्म कर दूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक सेक्टर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो काफी वाइड है, मतलब काफी बड़ा है, काफी व्यापक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे नैनो मटेरियल का उपयोग हम शरीर के अंदर तो कर सकते हैं, शरीर के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर की जब बात करें तो शरीर के अंदर ड्रग डिलीवरी के माध्यम से या किसी भी ऑर्गन अगर कोई डैमेज हो चुका है तो उसे सही करने में। ठीक है, नैनो मटेरियल का उपयोग शरीर के बाहर किसी भी अंग को काम, अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा या किसी भी पार्ट को दोबारा बनाने में कर सकते हैं। ठीक है सर, यूपीएससी में कितने क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्स से? मैक्सिमम देखो इस बार तो 23 क्वेश्चन थे, 23-24, तो लगभग 20 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। सर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल? हाँ है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, यूथ रीडर आईएएस के नाम से आप सर्च कर सकते हो। यूथ रीडर आईएएस एक साथ डालना, यूथ रीडर एक साथ रखना और आईएएस डालना। ठीक है सर, ऐसे ही क्लास कंटिन्यू के? हाँ कंटिन्यू क्लास रहेगा बच्चे। दूसरा गाइस कि जो जीव विज्ञान के साथ साथ नैनो मटेरियल के एकीकरण से, मतलब जो बायोलॉजी है और जो नैनो मटेरियल है, बायोलॉजी और नैनो मटेरियल को हमने क्या कर लिया, एक साथ इमर्ज कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, जिससे क्या हो गया कि जो भी नैदानिक उपकरण यानी कि जितने भी डायग्नोसिस डिवाइस होते हैं, ठीक है, दूसरा एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जो दवा का वितरण का मतलब ड्रग डिलीवरी व्हीकल हो गया, और जो भी फिजिकल थेरेपीज है उन सभी का निर्माण किया जा सकता है। अब लोग इसे ये जो डायग्नोसिस डिवाइस कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, तो आपके घर पे क्या एक छोटा सा वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, बना हुआ नहीं, आप सभी घर में होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज नापने वाली मशीन होगी, है ना, ब्लड ग्लूकोज इतनी छोटी सी होगी, इसमें एक स्ट्रिप लगाते होंगे आप, लगा करके आप टेस्ट कर लेते हो ब्लड शुगर। तो ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित ही तो है, छोटे छोटे डिवाइसेस, ब्लड को नापना, ब्लड शुगर नापना। आने वाले समय में हम जो अभी जो हम कोरोना वायरस का जो जांच कर रहे हैं, आपने देखा छोटा सा नाक में और मुंह से लेकर उसमें डालते हैं और एक किट में डाल के हम चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ आप पॉजिटिव हो या नहीं हो। एंटीजन टेस्ट करना,
ये सब के सब नैनो पार्टिकल पे तो बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी पे तो बेस्ड है। यूरिन को चेक करना एक सिंपल से डिवाइस से, तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ये सारी चीजें हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी तो हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में तो मिल गया चैनल, ठीक है, आप उसको लाइक कर लो, उसमें भी क्लासेस होती है, चल उसे भी लाइक कर लेना। और जिसके बाद अगर मान लो इस चैनल पर क्लास नहीं होगी तो उस चैनल पर क्लास में लूंगा, ठीक है। दूसरा गाइस, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में तो कंप्यूटर पहले से ही नैनो स्केल पे काम कर रहा है, आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही नैनो स्केल पे काम चल रही है। तो हम अगर बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग तो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में कर रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों की क्षमता में बहुत सुधार किया है। मीन्स की नैनो टेक्नोलॉजी हैज द ग्रेट इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, चाहे अगर आपके वॉच की बात कर लो, स्मार्ट वॉच की बात कर लो, ठीक है, या आप अपने लैपटॉप की बात कर लो, जितने भी आप अपना फोन यूज कर रहे हो, इस सब के अंदर में नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है। और नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा सेक्टर जो है, सबसे बड़ा सेक्टर यही है। ओके, अच्छी बात है रचना। नेक्स्ट क्या है आपके, जाके जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ट्रांजिस्टर के आकार को कम करना। मतलब हमने क्या किया, जो पहले जो यूज करते थे ट्रांजिस्टर, उसका यूज कम करके हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो है छोटे छोटे चिप्स आ गए हैं जो आपके फोन में है, जो आपकी कंप्यूटिंग को बहुत फास्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉनिक के डिस्प्ले जो बोल सकते हो, उसके स्क्रीन में सुधार है, पहले से ज्यादा अधिक कलर है, अधिक ब्राइटनेस है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि टच स्क्रीन भी बहुत अच्छे तरीके से पहले से सुधार हुआ है। पहले टच स्क्रीन तो अच्छे से काम नहीं करती थी, बट अब अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब हम उसमें एचडी नहीं, मतलब हाई डेफिनेशन एचडी भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। हाँ, क्या कमलेश, क्या पूछे बच्चे? ठीक है, बिजली की खपत अब जो को देखा जाए तो इस सब इन सभी से, जैसे आजकल आप एलईडी घर में लगाते हो, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी है। घर में जो टीवी है वो सब क्या है, बिजली की कम खपत कर रहे हैं, वजन उसका काफी कम हो गया है। और जो डिस्प्ले है आपके घर में, उन सब, जैसे अगर हम बात करें लैपटॉप के बारे में, पहले लैपटॉप काफी मोटे और भारी होते थे, है ना, जो अधिक बिजली कंज्यूम यूज करते थे, बैटरी बहुत अधिक यूज करते थे। लेकिन अब देख लो, सारी चीजें बिल्कुल इजिली हो गई। टीवी का ये कार्य बिल्कुल पतला हो गया है, एलसीडी जिसको बोल सकते हो आप। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन और बेहतर बनावट और भोजन के स्वाद की क्षमता प्रदान करती है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमने क्या किया, जो भी फूड बना रहे हैं वो पहले से काफी सेफ है, काफी बेटर क्वालिटी के फूड है, और सड़ते भी बहुत कम है, स्वाद भी अच्छा तरीके से हो गया है। अब बोलोगे सर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग फूड में, भाई साहब आप बायोटेक्नोलॉजी का देखो, जब मैंने आपको जीएमओ क्रॉप बताए थे, डीएनए चेंजेस किए थे, वो भी तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल पे ही है ना। जीएमओ फूड की जो बात कर रहा था वो सभी इसी पे है। दाल चीनी या अजवाइन के तेल या जस्ता कैल्शियम आदि के नैनो कण से बनी रोगाणुरोधी पैकेजिंग बैक्टीरिया को मार सकती है। यानी कि हमने क्या किया कि आजकल ऐसे पैकेजिंग की, मतलब पैकेजिंग का मतलब जैसे आप टेट्रा पैक, दूध का टेट्रा पैक लेते हो तो एक एक महीने तक नहीं, तीन तीन महीने तक वो दूध सही रहता है। तो जो टेट्रा पैक हमने बनाया है वो किसका बनाया हमने, आपका जस्ता हुआ, कैल्शियम हुआ, या दालचीनी, या फिर जो अजवाइन का जो तेल है उससे से चीजें निकाल करके हमने ऐसे पैकेज बनाया जो बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है पूरी तरीके से। नैनो इनहेंस बैरियर ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील भोजन को ताजा रख सकता है। यानी कि भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमने नैनो इनहेंस बैरियर बनाए हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत दिन तक बनाए रखता है। नेक्स्ट, नैनो इनकैप्सुलेटिंग। अब नैनो इनकैप्सुलेटिंग क्या कर सकता है, जो विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और जो हेल्दी आपका जो कि ओमेगा है, उन सब की जो घुलनशीलता है उसमें आपका नैनो टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर सकता है। ठीक है, नैनो बार कोड का उपयोग करके किसी भी व्यक्तिगत उत्पाद को हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब पहले से अब हमें जो टैग का यूज करते थे, टैग मतलब समझ में आता है क्या होता है, किसी भी उत्पाद, किसी भी वस्तु में उसकी पूरी जानकारी एक सिंगल टैग के रूप में होती है। तो जो नैनो बारकोड है वो यूज किया जा रहा है। पहले लंबा सा बारकोड यूज होता था, अभी छोटा सा बारकोड यूज होता है कहीं पर भी। आप अपने फोन के स्कैनर से उसे स्कैन करके क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि वो कब बनी थी, किस बैच में बनी थी, इसमें क्या क्या चीजें हैं।
सर आज नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया, बहुत टाइम से कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये देखो मैंने क्या कहा कि आज आपका टॉपिक एक ही क्लास है नैनो टेक्नोलॉजी की, लेकिन सारी चीजें अगर आप इसको अपने नोटबुक में उतार लो तो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया किसमें, फूड इंडस्ट्री में। दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से हमने ऐसे थ्रेड का निर्माण कर लिया जिसमें किसी भी चाय, किसी भी कॉफी का दाग नहीं लगेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया जो होंगे वो आपकी बॉडी पे नहीं लगेंगे, आपके कपड़े पे नहीं लगेंगे। यानी कि आने वाले मतलब हम जो अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े की ब्रांड में, मतलब जो ब्रांड का जो कपड़ा होता है, आपको ऐसे कपड़े ब्रांड मिल जाएंगे, मतलब ऐसे कपड़े मिल जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ठीक है, जिसपे क्या नहीं होगा, किसी भी कॉफी या किसी भी दाग का असर नहीं होगा। तो सोचो कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने इस प्रकार के कपड़े का निर्माण किया। भाई डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को इस प्रकार के कपड़े का निर्माण कपड़े को पहनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, आए दिन बैक्टीरिया और वायरस के साथ खेलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कपड़े अगर वो पहनेंगे तो बैक्टीरिया या वायरस उनके कपड़ों पे नहीं आएगा। ठीक है, या फिर किसी प्रकार का दाग नहीं लगेगा। जैसे खेल कूद की बात करें, बच्चे आए दिन अपने कपड़े को गंदे कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी का दाग हो गया, अंडे का दाग हो गया, प्लांट का दाग हो गया, ब्लड का दाग हो गया, जो आसानी से खत्म नहीं होता। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के कपड़े का भी निर्माण कर सकते हैं। सर क्या हमारे हेल्थ पर कोई इफेक्ट डालता है? कुछ हाँ है, डालता है ना, क्योंकि काफी छोटे हैं तो डालेगा। इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें प्रदूषण की मौजूदा क्षमता, मतलब पर्यावरण की क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्रदूषण की मौजूदा समस्या का समाधान करने की जो है काफी क्षमता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो फिलहाल जो पॉल्यूशन है हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उस पॉल्यूशन को सही करने में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये क्या कर सकती है, सबसे पहली बात तो तेजी से पता लगा सकती है कहाँ पे कि कहीं पे गंदगी है या नहीं है। खास करके पीने के पानी में जितनी भी गंदगी होगी या जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, उन्हें प्यूरिफाई करके हमें पीने योग्य पानी दे सकती है। जैसे अगर हम बात करें, आपके घर में आरओ है, आपको क्या लग रहा है वो आरओ जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? भाई साहब वो आरओ नैनो टेक्नोलॉजी पे तो बेस्ड है। आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर है या फिर आपके घर में जो एयर प्यूरिफायर है वो किस पे बेस्ड है? वो पूरी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। क्लियर? हम बोल सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है कि जो सेंसर है वो हवा में या मिट्टी के अंदर में जो भी हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बायो एजेंट होते हैं, उन्हें पहचानने में, उनका पता लगाने में और उन्हें फिल्टर करने में, उन्हें नष्ट करने में काफी सक्षम होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट की बात करें। दूसरा स्पेस की बात करें तो स्पेस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार के स्पेस सीढ़ी, हम एक प्रकार के स्पेस लिफ्ट को बना रहे हैं। लिफ्ट मतलब समझ आ रहा है? हम जमीन से लेकर के अंतरिक्ष में एक लिफ्ट बना रहे हैं जो कहाँ तक जाएगी, स्पेस के नियो तक जाएगी, नियर अर्थ ऑर्बिट तक जाएगी। वो लिफ्ट होगी। वो लिफ्ट क्या काम करेगी? वो लिफ्ट जो होगी, जैसे अभी जो भी हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको सामग्री तो चाहिए ना, खाने पीने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। तो उनको उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको सामग्री हम कैसे पहुंचा रहे हैं? हम रॉकेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रॉकेट जब भारी भी हो जाएगा और कहीं ना बहुत पैसा खर्च होगा एक लॉन्चिंग व्हीकल को बनाने में, तो हम कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से या फिर हम नैनो मटेरियल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपके जो अंतरिक्ष यान है उसका वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम अंतरिक्ष लिफ्ट के निर्माण में कर सकते हैं। जो अंतरिक्ष लिफ्ट बनाएंगे हम, जो स्पेस लिफ्ट बनाएंगे, तो उसमें जो केबल यूज करेंगे हम वो नैनो टेक्नोलॉजी से बने मटेरियल का यूज करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम लो ऑर्बिट में या नियर अर्थ ऑर्बिट में आसानी से यात्रियों के लिए, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए हम आसानी से क्या पहुंचा सकते हैं, जो सामान होगा वो पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंतरिक्ष यान में रसायनों की निगरानी के लिए नैनो सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। जो स्पेस क्राफ्ट होगा उसके अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो भी केमिकल्स है, उन सभी के लिए निगरानी के लिए हम नैनो सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो एलजी कल्चर की जो बात करें तो जो नैनो कैप्सूल होंगे वो पौधे के पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब आप बोल सकते हो कि पौधे का जो आपका टारगेटेड पार्ट है वहां पे जो भी रासायनिक उर्वरक हो गया या जीन जो होगा, जीन के प्रभावी प्रवेश को सक्षम कर सकता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि हम किसी भी प्लांट में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर हम किसी भी रसायन को, किसी भी
आपके जाकर के हर्बिसाइड्स बोल लो, केमिकल फर्टिलाइजर बोल दो, या किसी भी जीन को हम आसानी से वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। साथ में हम बोल सकते हैं कि नैनो सेंसर हम बना करके हम मिट्टी में डाल देंगे, हम प्लांट में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि पौधे के अंदर जो वायरस होते हैं लगते हैं, ठीक है, या मिट्टी में पोषक तत्व है या नहीं है, उसके बारे में भी पता लगा सकता है। पता लगाने के बाद जो वायरस है उसे नष्ट करने में भी मदद करेगा। दूसरा, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नैनो बारकोड और नैनो प्रसंस्करण का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कि नैनो बारकोड एंड नैनो प्रोसेसिंग कुड आल्सो बी यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब कि भाई एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना, उसकी निगरानी के लिए, मतलब उसकी निगरानी के लिए हम बारकोड का यूज कर सकते हैं कि फसल अच्छी है या नहीं है, इस तरीके से। क्लियर है? नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो देखो ये भी जानना बहुत जरूरी है आपका कि नैनो की बात करें, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे इंडिया में जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 2007 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये बेसिक क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका एम जो था वो क्या करना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके क्षेत्र में? नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, NSTM नेशनल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन 2007 में शुरू किया गया एक क्षेत्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। साथ में अनुसंधान का समर्थन करने वाले जो भी बुनियादी ढांचा है, मतलब जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि इस रिसर्च को प्रमोट करने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी सपोर्ट करना, मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना शामिल है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी मिशन का जो काम है वो क्या है कि इस सेक्टर में आगे प्रोत्साहन देना। और लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इन नैनो टेक्नोलॉजी का कंक्लूजन क्या है, ठीक है, निष्कर्ष क्या है, तो मैं बोलूंगा आपको कि नैनो टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान करती है आने वाले समय में। हालांकि इसके प्रभाव और जोखिम के बारे में अभी तक हमें बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है। मतलब कि इसके जो भी इसके साइड इफेक्ट्स बोल लो या डिसएडवांटेज बोलो या डिमेरिट बोल दो, अभी हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। तो सरकार को इस नई तकनीकी को बढ़ावा देने और लॉन्च करने से पहले इस क्षेत्र को समझने और बुनियादी शोध में अधिक निवेश करना चाहिए। तो ये जो है आज के टॉपिक का कंक्लूजन था। तो आज का टॉपिक जो है मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग था और आपके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो अब जितने भी लोग हैं आप चाहे से हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो और जो भी करंट अगर कोई भी न्यूज आए तो उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। सो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। कल हम 4:30 बजे दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और कोई भी सवाल अगर आपके हो तो मुझसे पूछे, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, सो गाइस कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। कल जो होगी, कल हम क्लास में आगे बढ़ेंगे किसी और टॉपिक पे। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।